नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब की पहली ही लाइन में एक बड़ा बयान देते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की दो जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम जीते हैं और दूसरी वह जो हमारे अंदर दबी हुई अनजी जिंदगी है। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस यानी रुकावट खड़ी होती है। क्या आपने कभी अपने अंदर इस अदृश्य ताकत को महसूस किया है जो आपको आपके सबसे जरूरी काम से रोकती है? पेन पॉइंट। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक, रचनात्मक या बड़ा करना चाहते हैं। एक किताब लिखना, एक बिजनेस शुरू करना या कोई नया हुनर सीखना। लेकिन जैसे ही हम इस काम को गंभीरता से शुरू करने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य ताकत हमें भटका देती है, हमारे अंदर शक भर देती है और हमें हर रोज कल करूंगा कहने पर मजबूर कर देती है। प्रॉमिस। आज हम पढ़ेंगे स्टीवन प्रेसफील्ड की क्लासिक किताब द वॉर ऑफ आर्ट। ये किताब इस अदृश्य ताकत, जिसे प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, की गहराई से पड़ताल करती है और इसे हराने के लिए हमें एक आजमाया हुआ और शक्तिशाली तरीका देती है। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आप एक शौकिया एमेच्योर से एक प्रोफेशनल में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रेजिस्टेंस वो इनविजिबल दुश्मन, रेजिस्टेंस वो अदृश्य दुश्मन। कोर रेजिस्टेंस एक अदृश्य और सार्वभौमिक ताकत है जो हर बार जब हम कोई सार्थक, रचनात्मक या तरक्की से जुड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे खिलाफ सक्रिय हो जाती है। कोई लक्ष्य हमारी आत्मा के लिए जितना ज्यादा जरूरी होता है, रेजिस्टेंस उसे उतना ही ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। डीप प्रेसफील्ड समझाते हैं कि रेजिस्टेंस कोई कमजोरी या चरित्र का दोष नहीं है। ये एक सार्वभौमिक ताकत है जो हर उस इंसान के अंदर मौजूद होती है जो किसी भी सार्थक, रचनात्मक या तरक्की वाले काम की शुरुआत करने की कोशिश करता है। ये टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, खुद पर शक, सेल्फ डाउट, डर, भटकाव और हजारों दूसरे सूक्ष्म रूपों में खुद को सामने लाती है। प्रेसफील्ड की सबसे गहरी सीख यह है कि रेजिस्टेंस हमेशा उस काम के खिलाफ सबसे आक्रामक होती है जो हमारी सबसे ऊंची और सबसे जरूरी पुकार, कॉलिंग से जुड़ा होता है। कोई चीज हमें जितनी ज्यादा मायने रखती है, रेजिस्टेंस उसे उतना ही ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश करती है। एक महत्वाकांक्षी लेखक जो सालों से अपनी सपनों की किताब लिखना चाहता था, वो ये नोटिस करता है कि जब भी वो लिखने बैठता है, अचानक उसे अपना घर साफ करने की जरूरत महसूस होने लगती है या किसी पुराने दोस्त को फोन करना जरूरी लगने लगता है। जब उसने प्रेसफील्ड की किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि ये सब रेजिस्टेंस के ही रूप थे। उसका मन उसे उस काम से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा जरूरी था। दो लोग अपने जरूरी लक्ष्यों का सामना अलग अलग तरह से करते हैं। पहला व्यक्ति अपनी टालमटोल को आलस मानकर खुद को दोषी महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति अपनी टालमटोल को रेजिस्टेंस के रूप में पहचानता है जो एक जानी पहचानी और सार्वभौमिक ताकत है जिसे समझा और संभाला जा सकता है। दूसरा व्यक्ति अपनी रेजिस्टेंस पर ज्यादा बेहतर तरीके से पार पा लेता है क्योंकि वह इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। ये कॉन्सेप्ट टालमटोल के मनोविज्ञान, प्रोक्रेस्टिनेशन साइकोलॉजी से गहराई से जुड़ा है। रिसर्च ये दिखाती है कि टालमटोल अक्सर काम के मुश्किल होने या आलस की वजह से नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी भावनात्मक असहजता, असफलता का डर, जज किए जाने का डर की वजह से होती है, जो ठीक प्रेसफील्ड के रेजिस्टेंस के विचार से मेल खाता है। एक्शन अपने सबसे जरूरी और बार बार टाले जाने वाले लक्ष्य की पहचान करें। इस बात पर ध्यान दें कब और कैसे रेजिस्टेंस आपको इस काम से दूर रखती है। आज ही अपने सबसे ज्यादा टाले जाने वाले काम को पहचाने और उसे रेजिस्टेंस नाम दे। चैप्टर 2, रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्म्स, रेजिस्टेंस के अलग अलग रूप।
कोर रेजिस्टेंस सिर्फ एक रूप में नहीं आती। ये टालमटोल, खुद पर शक, डर, भटकाव और कई छद्म रूपों, डिस्गाइजेस में खुद को पेश करती है। हम इसके जितने अलग अलग रूपों को पहचानना सीखते हैं, उतनी ही आसानी से इसका मुकाबला कर सकते हैं। डीप प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस के कई रूपों की विस्तार से पड़ताल करते हैं। टालमटोल इसका सबसे आम रूप है। कल करूंगा का अंतहीन चक्र। खुद पर शक इसका दूसरा रूप है। मुझमें इतना हुनर नहीं है, या क्या लोग इसे पसंद करेंगे? डर एक और रूप है। फेल होने का डर, लोगों के बीच मजाक बनने का डर, या कभी कभी सफलता का डर भी, क्योंकि सफलता नई जिम्मेदारियां और उम्मीदें लाती है। भटकाव, डिस्ट्रैक्शन एक और सूक्ष्म रूप है। अचानक जरूरी लगने वाले दूसरे काम जो हमें हमारे असली और जरूरी काम से भटका देते हैं। प्रेसफील्ड एक और बहुत दिलचस्प रूप पर रोशनी डालते हैं। नशे जैसी आदतें या खुद को सुन्न करने वाले व्यवहार, जैसे हद से ज्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जो हमें अपने रचनात्मक काम से कुछ समय के लिए दूर रखे। ये समझना जरूरी है कि ये सारे रूप आखिरकार एक ही ताकत, रेजिस्टेंस, के अलग अलग चेहरे हैं। एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस प्लान आखिरी रूप नहीं दे पा रहा था, वो ये देखता है कि उसकी रेजिस्टेंस रिसर्च के रूप में सामने आ रही थी। वो इस बहाने के साथ अंतहीन और रिसर्च किए जा रहा था कि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। जब उसे ये एहसास हुआ कि ये अंतहीन रिसर्च असल में रेजिस्टेंस का ही एक ढोंग था, असली एक्शन लेने से बचने का एक चालाक तरीका, तो उसने अपना प्लान आखिरी रूप दिया और काम शुरू किया। एक ही लक्ष्य के सामने दो पेशेवर अपनी रेजिस्टेंस का अनुभव अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला पेशेवर अपनी रेजिस्टेंस को मैं बहुत व्यस्त हूं के रूप में अनुभव करता है। वो हमेशा दूसरे जरूरी कामों में उलझा रहता है। दूसरा पेशेवर अपनी रेजिस्टेंस को मैं परफेक्शनिस्ट हूं के रूप में अनुभव करता है। वो अपने काम को कभी तैयार नहीं मानता। दोनों असल में एक ही छिपी हुई रेजिस्टेंस का सामना कर रहे होते हैं, बस अलग अलग रूपों में। साइकोलॉजी सेल्फ हैंडिकैपिंग की मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये दिखाती है कि लोग अक्सर अनजाने में अपने लिए बाधाएं खड़ी कर लेते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा तैयारी करना या भटकाव ढूंढना, ताकि अगर वे असफल हो तो वे अपनी असली काबिलियत पर ठीकरा न फोड़े। ये प्रेसफील्ड के रेजिस्टेंस के रूपों से बहुत गहराई से जुड़ा है। एक्शन स्टेप अपनी मौजूदा और सबसे आम रेजिस्टेंस की आड़, डिस्गाइज को पहचाने। क्या ये टालमटोल है, खुद पर शक है, या कोई उत्पादक दिखने वाला भटकाव है? आज ही अपनी रेजिस्टेंस के मौजूदा रूप को पहचाने और उसका नाम ले। ये मेरा रेजिस्टेंस है जो इस रूप में सामने आ रहा है। चैप्टर 3, एमेच्योर वर्सेस प्रोफेशनल, माइंडसेट का फर्क, शौकिया और पेशेवर की मानसिकता का अंतर। कोर प्रेसफील्ड एक बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। शौकिया, एमेच्योर और पेशेवर, प्रोफेशनल की मानसिकता में ये हुनर का फर्क नहीं है, ये आपके काम के साथ आपके रिश्ते का बुनियादी फर्क है। डीप प्रेसफील्ड समझाते हैं कि शौकिया इंसान अपने काम को सिर्फ तब करता है जब उसका मन होता है, जब प्रेरणा, इंस्पिरेशन आती है, या जब हालात बिल्कुल सही होते हैं। इसके विपरीत एक पेशेवर इंसान अपने काम को रोज एक नौकरी की तरह संभालता है, चाहे मन हो या न हो, चाहे प्रेरणा मिले या न मिले। पेशेवर इंसान अपने काम में हाजिरी देने, शोइंग अप, पूरी लगन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ उतरता है, न कि मूड पर निर्भर रहने वाली प्रेरणा के भरोसे। ये अंतर बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये हमें एक साफ और तुरंत अमल में लाने वाला रास्ता देता है। हम अपनी प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि हम एक पेशेवर की तरह रोज अपने काम पर मौजूद रहेंगे, चाहे हमारी भावनाएं कैसी भी हों। एक युवा लेखिका जो सालों तक शौकिया सोच में फंसी रही, सिर्फ तब लिखती जब मूड अच्छा होता, अपनी लिखावट में कोई स्थिर तरक्की नहीं देख पाती थी। जब उसने ये तय किया
कि वो एक पेशेवर की तरह रोज एक तय समय पर लिखेगी। चाहे मूड कैसा भी हो, तो कुछ ही महीनों में उसका लिखा हुआ काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। दो लेखक अपने काम को अलग अलग तरह से लेते हैं। पहला लेखक प्रेरणा का इंतजार करता है। दूसरा लेखक रोज एक तय समय पर काम पर हाजिर होता है, बिल्कुल किसी पेशेवर नौकरी की तरह। दूसरा लेखक कहीं ज्यादा और लगातार काम पैदा करता है। व्यवहारिक सक्रियता, बिहेवियरल एक्टिवेशन की रिसर्च ये दिखाती है कि पहले काम, एक्शन फर्स्ट वाला तरीका, बिना भावनाओं का इंतजार किए काम पर डटे रहना लगातार प्रेरणा पैदा करता है, जबकि पहले मूड, फीलिंग फर्स्ट वाला तरीका अक्सर अनिश्चित और भरोसे के लायक नहीं होता। एक्शन अपने सबसे जरूरी और रचनात्मक काम के लिए एक पेशेवर समय सारणी, प्रोफेशनल शेड्यूल बनाएं। एक तय समय जब आप रोज बिना नागा हाजिर होंगे, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। चैप्टर 4, टर्निंग प्रो, अपने काम को सीरियसली लेना, प्रोफेशनल बनना, अपने काम को गंभीरता से लेना। कोर कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल बनना, टर्निंग प्रो एक पक्का और अंदरूनी बदलाव है, जहां हम अपने काम को एक मजाक या शौक की तरह नहीं, बल्कि अपनी असली और सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में पूरी गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। डीप प्रेसफील्ड समझाते हैं कि प्रोफेशनल बनना कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक पक्का और अंदरूनी फैसला है। ये वो पल है जब हम ये तय करते हैं कि हम अपने काम को अब कभी कभार के टाइम पास की तरह नहीं लेंगे, बल्कि इसे अपनी एक सच्ची और गंभीर प्राथमिकता बनाएंगे, जिसे हम रोज अनुशासन और पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे। वे पेशेवर बनने के कुछ खास लक्षण बताते हैं। अपने काम के लिए एक तय समय और जगह बनाना, अपने काम को भटकाव से बचाना, दूसरों की वाहवाही का इंतजार किए बिना अपने खुद के ऊंचे मानक, स्टैंडर्ड्स तय करना और नतीजे तुरंत न मिलने पर भी लगातार काम करते रहना। ये बदलाव एक पल में हो सकता है, लेकिन इसके बाद जीवन भर इस वादे को निभाना पड़ता है। एक पार्ट टाइम संगीतकार जो सालों तक अपने संगीत को सिर्फ एक शौक की तरह देखता था, कभी रियाज करना और कभी छोड़ देना, एक दिन तय करता है कि वो प्रोफेशनल बनेगा। वो अपने रोज के रियाज के समय को सुरक्षित रखता है, दोस्तों और परिवार को अपने काम के बारे में गंभीरता से बताता है ताकि वे उसकी इज्जत करें, और अपने लिए कड़े नियम तय करता है। कुछ ही सालों में उसका संगीत सचमुच पेशेवर स्तर का बन जाता है, सिर्फ इस एक पक्के और आखिरी फैसले की वजह से। दो लोग अपने रचनात्मक कामों को अलग अलग तरह से संभालते हैं। पहला व्यक्ति अपने काम को एक कैजुअल शौक की तरह लेता है, न कोई तय समय, न कोई गंभीर वादा। दूसरा व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाता है। वो अपने काम को पूरी गंभीरता से लेते हुए तय समय और पक्के इरादे के साथ निभाता है। दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा महारत और परिणाम हासिल करता है। पहचान पर आधारित प्रेरणा, आइडेंटिटी बेस्ड मोटिवेशन की रिसर्च ये दिखाती है कि जब लोग अपनी गतिविधियों को अपनी मूल पहचान से जोड़ लेते हैं, मैं एक लेखक हूं बजाय इसके कि मैं कभी कभार लिखता हूं, तो उनकी निरंतरता और लगन बहुत ज्यादा बच जाती है। एक्शन अपने सबसे जरूरी रचनात्मक काम के लिए प्रोफेशनल बनने का एक पक्का फैसला ले। अपने लिए एक तय समय, जगह और काम के स्तर, स्टैंडर्ड्स को तय करें। आज ही अपने काम के लिए एक तय समय सीमा, टाइम ब्लॉक बनाएं और उसे बचाने का पक्का वादा करें। चैप्टर 5, टेरिटरी वर्सेस हायरार्की, अपनी जर्नी को खुद डिफाइन करना, अपनी जमीन बनाम दूसरों की दौड़, अपनी राह खुद तय करें। कोर प्रेसफील्ड एक आखिरी और दमदार अंतर बताते हैं। पदानुक्रम दूसरों की दौड़, हायरार्की, जहां हम अपनी सफलता दूसरों की वाहवाही, रैंकिंग और तुलना से नापते हैं, बनाम अपनी जमीन स्वयं का दायरा, टेरिटरी, जहां हम अपने खुद के मानकों और सच्चे जुनून से अपने काम को परिभाषित करते हैं। सच्चा और टिकाऊ रचनात्मक काम अपनी जमीन से आता है, भीड़ की दौड़ से नहीं। डीप प्रेसफील्ड समझाते हैं कि बहुत से लोग अपने रचनात्मक
या पेशेवर काम को दूसरों की दौड़, हायरार्की के चश्मे से देखते हैं। मैं दूसरों से कहाँ ठहरता हूँ, लोग मुझे क्या रैंक देंगे या मुझे कितनी तारीफ मिलेगी। ये तरीका हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि ये बाहरी तारीफ पर टिका होता है, जो कभी पक्की नहीं होती और हमें हमेशा बेचैनी व तुलना में रखती है। इसके उलट अपनी जमीन, टेरिटरी एक अंदरूनी और खुद से तय की गई जगह है। हमारा अपना सच्चा शौक, हमारी अपनी जिज्ञासा और हमारे अपने उसूल। जब हम अपने काम को अपनी जमीन से जोड़कर देखते हैं तो हमारी प्रेरणा अंदर से आती है और लंबे समय तक टिकती है। हम अपना काम किसी की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची तरक्की के लिए करते हैं। प्रेसफील्ड की सीख ये है कि सबसे महान और सच्चा रचनात्मक काम हमेशा अपनी अंदरूनी जमीन से आता है, न कि दूसरों की रेस से। एक कलाकार जो अपनी पूरी जिंदगी इस चिंता में बिता देता था कि लोग मेरे काम के बारे में क्या सोचेंगे, वो हमेशा बेचैनी और रुकावट, क्रिएटिव ब्लॉक महसूस करता था। जब उसने प्रेसफील्ड के टेरिटरी के विचार को समझा और अपना ध्यान बाहरी तारीफ से हटाकर अपनी सच्ची जिज्ञासा पर लगाया, तो उसकी रचनात्मकता तेज गति से खिल उठी, क्योंकि अब उसका काम किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं था। दो कलाकार अपने काम को अलग तरह से देखते हैं। पहला कलाकार हमेशा लोग क्या कहेंगे की चिंता में काम करता है। दूसरा कलाकार अपनी सच्ची जिज्ञासा और अंदरूनी उसूलों से निर्देशित होकर काम करता है। दूसरा कलाकार कहीं ज्यादा सच्चा, टिकाऊ और अनोखे रूप से सफल होता है। आंतरिक बनाम बाहरी प्रेरणा, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की रिसर्च ये साबित करती है कि अंदर से प्रेरित काम, टेरिटरी से आने वाला, बाहरी लालच या डर से किए जाने वाले काम, हायरार्की से आने वाले की तुलना में बहुत ज्यादा टिकाऊ, रचनात्मक और संतोषजनक होता है। एक्शन अपने मौजूदा काम में देखें। आप कितना हिस्सा दूसरों की वाहवाही, हायरार्की के लिए कर रहे हैं और कितना अपनी सच्ची जिज्ञासा, टेरिटरी के लिए। आज ही अपने काम का एक हिस्सा सिर्फ अपनी सच्ची जिज्ञासा के लिए करें, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा। आउटरो मॉड्यूल। दोस्तों, हमने आज स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट के मुख्य सिद्धांतों को समझा। रेजिस्टेंस को पहचानना, उसके अलग अलग रूप, शौकिया और पेशेवर मानसिकता का फर्क, पेशेवर बनना और दूसरों की दौड़ के बजाय अपनी जमीन पर काम करना। इस पूरी किताब का मुख्य संदेश बड़ा सरल और दमदार है। हर दिन हम अपने अंदर छिपी रुकावट, रेजिस्टेंस के खिलाफ एक छोटी सी जंग लड़ते हैं। हम इसे जितना बेहतर पहचानते हैं और एक पेशेवर, प्रोफेशनल की तरह रोज अपने काम पर डटे रहते हैं, उतनी ही आसानी से हम इस जंग को जीत सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपनी रेजिस्टेंस को पहचानिए और आज ही अपने सबसे जरूरी काम पर एक पेशेवर की तरह डट जाइए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।